चतुर नारी सब पर भारी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम सेवक नाम का एक नाई रहता था। वह अपने उत्कृष्ट हुनर के साथ साथ विनम्र और मधुर स्वभाव के कारण पूरे गांव में सम्मानित था। उसकी छोटी सी दुकान गांव के बीचों बीच स्थित थी, इसलिए वहां हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। राम सेवक इतनी बारीकी और सफाई से बाल काटता था कि दूर दूर तक उसकी कला की प्रशंसा होती थी। उसकी दुकान केवल बाल कटवाने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के मिलने जुलने का प्रिय स्थान भी बन गई थी। लोग वहां अपने बाल बनवाने के साथ साथ दिन भर की थकान मिटाने, हंसी मजाक करने और अपने सुख दुख साझा करने भी आते थे। दुकान में अक्सर गांव के लोग इकट्ठा होकर खेती बाड़ी, मौसम, त्योहारों और गांव के महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करते थे। राम सेवक भी उन बातचीतों में पूरे मन से शामिल होता था। वह हर विषय पर सोच समझकर अपनी राय देता, जिसे लोग बड़ी गंभीरता से सुनते थे। उसका शांत स्वभाव और व्यावहारिक सोच लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई ग्रामीण अपनी निजी परेशानियां भी उसके सामने निःसंकोच रख देते थे। राम सेवक धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनता और अपनी समझ के अनुसार उचित सलाह देकर उनका मन हल्का कर देता था। धीरे धीरे उसकी दुकान गांव का एक छोटा सा सामाजिक केंद्र बन गई, जहां लोग कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को भूलकर अपनापन महसूस करते थे। राम सेवक की पत्नी राजेश्वरी भी कम बुद्धिमान नहीं थी। वह अपनी सूझबूझ, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता के कारण पूरे गांव में सम्मान पाती थी। लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों में उसकी सलाह लेना उचित समझते थे। समय बीतने के साथ गांव की परिस्थितियां बदलने लगी। रोजगार की तलाश में कई लोग दूसरे शहरों और राज्यों की ओर जाने लगे। इसका सीधा असर राम सेवक की दुकान पर पड़ा। पहले जहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा दिखाई देने लगा। आमदनी लगातार घटने से वह भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परिवार का खर्च पहले की तरह कैसे चलेगा। एक दिन उसने अपनी सारी चिंता राजेश्वरी के सामने रखी। राजेश्वरी ने धैर्य से उसकी बात सुनी और कुछ देर विचार करने के बाद मुस्कुराते हुए बोली, यदि समय बदल रहा है तो हमें भी अपने काम में बदलाव लाना होगा। तुम अपने हुनर में कुछ नया जोड़ो, लोगों को ऐसा अनुभव दो जो उन्हें कहीं और न मिले। जब उन्हें तुम्हारी दुकान में कुछ अलग और बेहतर महसूस होगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौट आएंगे। राजेश्वरी की बातों पर गंभीरता से विचार करने के बाद राम सेवक ने अपने काम में बदलाव लाने का निश्चय किया। राजेश्वरी ने उसे सलाह दी कि केवल अच्छे ढंग से बाल काटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्राहकों को ऐसा अनुभव भी मिलना चाहिए जिससे वे स्वयं को सम्मानित और सहज महसूस करें। उसने सुझाव दिया कि बाल काटने से पहले हल्की तेल मालिश की जाए और काम पूरा होने पर ग्राहकों के लिए पानी या चाय की व्यवस्था रखी जाए। उसका विश्वास था कि छोटी छोटी सुविधाएं लोगों के मन में अलग पहचान बना देंगी और वे दोबारा भी आएंगे तथा दूसरों को भी उसकी दुकान की प्रशंसा करेंगे। अगले ही दिन राम सेवक ने पूरे उत्साह के साथ इन बदलावों की शुरुआत कर दी। अब वह ग्राहकों का मुस्कुराकर स्वागत करता, बाल काटते समय उनसे आत्मीयता से बातचीत करता और उनकी परेशानियां ध्यान से सुनता। बीच बीच में हल्की फुल्की बातें करके वह उनका मन भी प्रसन्न कर देता। उसके अपनत्व भरे व्यवहार ने हर आने वाले व्यक्ति को प्रभावित किया और लोगों को लगने लगा कि वे केवल सेवा लेने नहीं, बल्कि अपनेपन का अनुभव करने वहां आते हैं। कुछ ही समय में इस बदलाव का असर दिखाई देने लगा। उसकी दुकान पर फिर से ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उसका कारोबार पहले की तरह चल निकला। गांव भर में उसकी कला और व्यवहार की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह बात गांव के राजा चंद्रसेन तक भी पहुंच गई। राजा चंद्रसेन अपने कठोर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसकी लंबी घनी दाढ़ी को ठीक ढंग से संवार पाना किसी भी नाई के लिए आसान नहीं था। कई नाई प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी राजा की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया था।
जब राजा ने राम सेवक की कुशलता और बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में सुना तो उसने उसे राजमहल बुलाने का आदेश दिया ताकि वह उसकी दाढ़ी संवार सके। राजा का बुलावा मिलते ही राम सेवक के मन में घबराहट भर गई। वह जानता था कि राजा बहुत अनुशासन प्रिय और सख्त स्वभाव का है। यदि उसका काम राजा को पसंद नहीं आया तो उसे भारी दंड भी मिल सकता था। यही सोचकर उसके मन में अनेक शंकाएं उठने लगी। एक पल के लिए उसने बुलावे से बचने का विचार भी किया, लेकिन अगले ही क्षण उसे एहसास हुआ कि कठिनाइयों से मुंह मोड़ने से कोई समाधान नहीं निकलता। यदि वह जाने से इनकार करता तो उसकी प्रतिष्ठा और ग्राहकों दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। अंत में उसने निश्चय किया कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से पहले वह एक बार फिर राजेश्वरी से सलाह अवश्य लेगा, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी पहले भी उसे सही मार्ग दिखा चुकी थी। राजेश्वरी के सामने अपनी चिंता प्रकट करते हुए राम सेवक ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि राजा जैसी कठोर प्रकृति वाले व्यक्ति के सामने वह कैसे सफल होगा। राजेश्वरी ने उसकी बात शांत मन से सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, डरने से कुछ नहीं होगा। तुम पूरे मन से अपना काम करना, बाकी परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। राजा का काम उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है। बस धैर्य रखना और समय आने पर मेरी कही बात याद रखना। पत्नी के विश्वास ने राम सेवक के मन में थोड़ी हिम्मत तो जगाई, लेकिन भीतर की घबराहट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन प्रातः ही राजमहल से संदेश आया कि उसे तुरंत दरबार में उपस्थित होना है। यह समाचार सुनते ही उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। विदा करते समय राजेश्वरी ने एक बार फिर उसे भरोसा दिलाया, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत। जैसा मैंने समझाया है वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी की बातों पर विश्वास करके राम सेवक साहस जुटाकर राजमहल पहुंच गया। महल की भव्यता और राजसभा की गरिमा देखकर वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसकी दृष्टि सिंहासन पर बैठे राजा चंद्रसेन पर पड़ी तो उसकी नजर सीधे उनकी विशाल दाढ़ी पर जाकर ठहर गई। दाढ़ी इतनी घनी, लंबी और उलझी हुई थी कि उसे देखकर उसके मन में एक पल के लिए निराशा पैदा हो गई। फिर भी उसने स्वयं को संभाला और पूरी सावधानी से अपना काम शुरू किया। उसने दाढ़ी को सुलझाने और संवारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उलझन इतनी अधिक थी कि कोई भी तरीका सफल नहीं हो पा रहा था। समय बीतने के साथ उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। उधर राजा का धैर्य भी जवाब देने लगा। वह कठोर स्वर में बोला, क्या तुम्हें सचमुच यह काम आता है या केवल अपनी प्रशंसा सुनकर यहां चले आए हो? राजा की तीखी बात सुनकर राम सेवक भयभीत हो उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसी समय उसे राजेश्वरी की सीख याद आ गई। उसने संयम से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दाढ़ी अत्यंत विलक्षण और राजसी है। इसे साधारण तरीके से नहीं संवारा जा सकता। इसे पूरी सुंदरता के साथ संवारने के लिए मुझे एक विशेष औजार की आवश्यकता होगी, जो इस समय मेरे पास नहीं है। वह मेरी पत्नी के पास सुरक्षित रखा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे लेकर शीघ्र ही वापस उपस्थित हो जाऊं। तब आपकी दाढ़ी पहले से कहीं अधिक आकर्षक दिखाई देगी। राम सेवक की विनम्र बात सुनकर राजा के चेहरे का कठोर भाव कुछ नरम पड़ गया। उसे लगा कि उसकी दाढ़ी सचमुच इतनी अनोखी है कि उसके लिए विशेष तैयारी आवश्यक है। उसने तुरंत अनुमति देते हुए कहा, ठीक है, जाओ। वह विशेष औजार लेकर शीघ्र लौट आओ। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारा कौशल मेरी दाढ़ी को कितना निखार सकता है। राजा की आज्ञा मिलते ही राम सेवक ने राहत की गहरी सांस ली और बिना समय गंवाए महल से बाहर निकल पड़ा। राम सेवक तेज कदमों से अपने घर पहुंचा और महल में घटी सारी घटना विस्तार से राजेश्वरी को सुनाई।
उसकी बात पूरी होने पर राजेश्वरी हल्के से मुस्कुराई और आत्मविश्वास से बोली, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल प्रातः मैं स्वयं तुम्हारे साथ राजमहल चलूंगी और इस काम को सफल बनाने में तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। पत्नी की दृढ़ बातों ने रामसेवक के मन का बोझ काफी हद तक हल्का कर दिया। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों तैयार हो गए। राजेश्वरी ने अपने साथ एक छोटी सी थैली ली, जिसमें उसने सुगंधित तेल, एक मजबूत कंघी और कुछ साफ कपड़े सावधानी से रख लिए। इसके बाद दोनों राजमहल के लिए रवाना हो गए। महल पहुंचते ही उन्हें सीधे राजा के दरबार में ले जाया गया। जब राजा ने रामसेवक के साथ उसकी पत्नी को देखा तो वह कुछ क्षणों के लिए आश्चर्य में पड़ गया। उसके मन में प्रश्न उठा कि एक साधारण नाई की पत्नी उसकी जटिल दाढ़ी को संवारने में आखिर किस प्रकार सहायता कर सकती है। राजेश्वरी ने विनम्रतापूर्वक राजा को प्रणाम किया और आदर से बोली, महाराज, आपकी दाढ़ी वास्तव में अत्यंत विशिष्ट है। इसे व्यवस्थित करने की एक विशेष विधि है जो मुझे अपने पूर्वजों से सीखने का सौभाग्य मिला है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसी उपाय का प्रयोग करना चाहूंगी। राजा को उसकी बातों में आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों दिखाई दिए। उसने तुरंत अनुमति दे दी, हालांकि उसके मन में यह जानने की उत्सुकता बनी रही कि राजेश्वरी क्या करने वाली है। राजेश्वरी ने अपनी थैली से कांच की एक छोटी बोतल निकाली, जिसमें विशेष प्रकार का तेल रखा था। उसने बड़ी सावधानी से वह तेल राजा की दाढ़ी में लगाया और कोमल हाथों से उसकी हल्की मालिश करने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, महाराज, इस तेल से दाढ़ी के उलझे हुए बाल आसानी से सुलझ जाएंगे और उन्हें मनचाहा आकार देना सरल हो जाएगा। इसके बाद उसने धैर्य और निपुणता के साथ कंघी चलानी शुरू की। धीरे धीरे दाढ़ी की सारी उलझनें खुलने लगी। यह देखकर रामसेवक भी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जो काम कुछ समय पहले असंभव लग रहा था वह अब सहज होता दिखाई दे रहा था। राजा भी इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न हो उठा और मन ही मन राजेश्वरी की बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा। कुछ ही देर में राजा की दाढ़ी पूरी तरह व्यवस्थित हो गई। अब वह पहले से कहीं अधिक सुंदर, चमकदार और आकर्षक दिखाई दे रही थी। दर्पण में अपना नया रूप देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने रामसेवक के कुशल हाथों की सराहना की, लेकिन उसके मन में सबसे अधिक प्रभाव राजेश्वरी की बुद्धिमानी ने छोड़ा था। हल्की मुस्कान के साथ राजा बोला, राजेश्वरी, तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। बहुत कम लोग ऐसी समझ रखते हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि केवल काम तक सीमित है या कठिन प्रश्नों का उत्तर देने में भी उतनी ही तेज है। राजेश्वरी ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं अपनी पूरी समझ और सामर्थ्य के अनुसार उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। राजा ने तुरंत एक शर्त रखी। उसने कहा, यदि तुम मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को भरपूर धन और सम्मान से पुरस्कृत करूंगा। लेकिन यदि तुम असफल रही तो तुम्हें जीवन भर राजमहल में मेरी सेविका बनकर रहना होगा। राजा की यह शर्त सुनते ही रामसेवक का चेहरा फीका पड़ गया। उसे लगा कि अनजाने में उसकी पत्नी ने बहुत बड़ा जोखिम स्वीकार कर लिया है। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगी। यदि उत्तर गलत हो गए तो उनका पूरा जीवन बदल सकता था। किंतु राजेश्वरी के शांत और आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर उसके मन में फिर से विश्वास जाग उठा। उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा रखेगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद राजा ने पहला प्रश्न पूछा, बताओ, इस संसार में सबसे तेज गति किसकी है? राजेश्वरी ने बिना किसी जल्दबाजी के प्रश्न पर मनन किया। फिर शांत स्वर में बोली, महाराज, इस संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली शक्ति मन की सोच है। एक क्षण में यह दूर से दूर स्थान पर पहुंच सकती है। कभी यह बीते हुए समय की स्मृतियों में खो जाती है,
तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में विचरण करने लगती है। इसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। मन और विचार दोनों एक ही वेग से चलते हैं, इसलिए मेरे विचार से सबसे तेज चलने वाली वस्तु मन की सोच ही है। राजा ने उत्तर सुनकर भीतर ही भीतर उसकी गहरी समझ की प्रशंसा की, लेकिन अपने भाव प्रकट नहीं किए। उसने गंभीरता से सिर हिलाकर उत्तर स्वीकार कर लिया। अब उसे पूरा विश्वास होने लगा कि राजेश्वरी असाधारण बुद्धि की धनी है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, अच्छा, अब यह बताओ कि संसार में सबसे भारी चीज क्या है? राजेश्वरी ने कुछ पल शांत होकर विचार किया और फिर बोली, महाराज, इस संसार में सबसे भारी वस्तु मनुष्य का दिया हुआ वचन होता है। किसी से किया गया वादा निभाना आसान नहीं होता। उसे पूरा करने के लिए धैर्य, सत्यनिष्ठा, आत्मसंयम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मेरे मत में सबसे बड़ा और सबसे भारी बोझ अपने वचन का होता है, जिसे हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक निभाना चाहिए। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। अब उसे स्पष्ट हो चुका था कि राजेश्वरी केवल चतुर ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को भी भलीभांति समझती है। उसके प्रत्येक उत्तर में अनुभव, तर्क और सच्चाई का सुंदर मेल था। राजा मन ही मन उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगा। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उसने अंतिम प्रश्न पूछा, राजेश्वरी, अब मेरे तीसरे और आखिरी प्रश्न का उत्तर दो। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी इच्छा हर मनुष्य करता है, लेकिन जिसे कोई भी पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाता? राजेश्वरी ने शांत मन से प्रश्न पर विचार किया। फिर विनम्र स्वर में बोली, महाराज, वह चीज है संतोष। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में संतोष चाहता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक अभिलाषा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इसी अंतहीन चाह के कारण पूर्ण संतोष प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मेरे विचार से संतोष ही वह धन है जिसकी तलाश सभी करते हैं, परंतु जिसे पूर्ण रूप से बहुत कम लोग पा पाते हैं। यह उत्तर सुनते ही राजा कुछ क्षणों के लिए मौन रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसके प्रश्नों का इतना सारगर्भित और गहन उत्तर मिल सकता है। अंततः मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजेश्वरी, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देकर अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता सिद्ध कर दी है। मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हें और राम सेवक को उचित सम्मान और बड़ा पुरस्कार दूंगा। इसके बाद राजा दोनों को महल के भीतर ले गया। राजमहल की भव्यता देखकर राम सेवक आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा, जबकि राजेश्वरी के चेहरे पर विनम्र संतोष की मुस्कान बनी रही। दरबार में बैठने के बाद राजा ने कहा, तुम दोनों ने अपने कौशल, धैर्य और बुद्धिमानी से मेरा हृदय जीत लिया है। इसलिए तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो। राजा के आदेश पर सेवक खजाने से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर आए। राजा ने वह थैली राम सेवक और राजेश्वरी को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का सम्मान है। इसके साथ ही मैं तुम्हें यह अधिकार भी देता हूं कि गांव में अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी भूमि चाहो चुन सकते हो। इतना बड़ा पुरस्कार पाकर राम सेवक की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन इस तरह बदल जाएगा। वह कृतज्ञता से भरकर राजा को निहारता रहा। राजेश्वरी ने भी आदरपूर्वक धन्यवाद दिया, लेकिन उसके मन में केवल अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का विचार था। विनम्र स्वर में उसने कहा, महाराज, आपकी उदारता हमारे लिए अमूल्य है। हम जीवन भर इसके आभारी रहेंगे। किंतु यदि आप अनुमति दें तो मैं एक और प्रार्थना करना चाहती हूं। हमारे गांव में अनेक परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 समय का भोजन भी कठिनाई से मिलता है। यदि इस पुरस्कार का कुछ भाग उनके कल्याण के लिए भी लगाया जाए तो अनेक जरूरतमंदों का जीवन संवर सकता है। राजेश्वरी की निस्वार्थ भावना सुनकर राजा अत्यंत प्रभावित हुआ।
उसने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी करुणा और उदार सोच तुम्हारी बुद्धिमत्ता जितनी ही महान है। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार गांव के निर्धन लोगों की सहायता की जाएगी और उन्हें भी भूमि का उचित हिस्सा दिया जाएगा। राजा के ये शब्द सुनकर राम सेवक और राजेश्वरी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्हें लगा कि आज केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को सुख और सम्मान का उपहार मिला है। राजा द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद यह समाचार पूरे गांव में तेजी से फैल गया। हर ओर यही चर्चा होने लगी कि राम सेवक की पत्नी राजेश्वरी ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से स्वयं राजा को भी प्रभावित कर दिया। गांव के लोग उसकी समझदारी की मिसाल देने लगे और एक दूसरे को उसकी कहानी बड़े गर्व के साथ सुनाने लगे। इस सम्मान के बाद राम सेवक और राजेश्वरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। राम सेवक की दुकान पर पहले से कहीं अधिक ग्राहक आने लगे। लोग केवल उसके उत्कृष्ट काम के कारण ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी की चतुराई और विवेक की चर्चा सुनकर भी उससे मिलने पहुंचते थे। समय के साथ दोनों पति पत्नी ने अपनी समृद्धि का लाभ केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करने लगे। धीरे धीरे उनका नाम पूरे क्षेत्र में आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। यह कथा केवल उनकी सफलता की कहानी नहीं है बल्कि जीवन के 3 अनमोल गुणों का संदेश भी देती है। पहला गुण है संतोष। संतोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। जिसके मन में संतोष होता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। उसे जो प्राप्त होता है वह उसका सम्मान करता है और जो नहीं मिलता उसके लिए व्यर्थ की चिंता नहीं करता। इसके विपरीत असंतोष मनुष्य को निरंतर बेचैन रखता है और उसकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होने देता। इसलिए सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि संतोषी मन में बसता है। दूसरा गुण है बुद्धि और विवेक। ज्ञान, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। कठिन से कठिन परिस्थिति भी उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाती जो धैर्यपूर्वक सोचकर निर्णय लेता है। इस कहानी में राजेश्वरी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देकर हर चुनौती का समाधान निकाला। यही कारण है कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान का नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का नाम भी है। तीसरा गुण है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य को विचलित नहीं होने देती। संकट आने पर जो व्यक्ति घबराने के बजाय संयम बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। अधीरता अक्सर गलत निर्णयों को जन्म देती है जबकि धैर्य हर कठिनाई का रास्ता खोजने में सहायता करता है। इसलिए चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। राजेश्वरी ने अपनी बुद्धिमानी, संतोष और धैर्य, इन तीनों गुणों का उचित उपयोग करके न केवल अपने परिवार का जीवन बदल दिया बल्कि गांव के निर्धन लोगों के जीवन में भी आशा की नई किरण जगाई। राम सेवक की मेहनत और राजेश्वरी की सूझबूझ ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं बल्कि अपने ज्ञान और सद्गुणों से दूसरों का जीवन बेहतर बनाने में है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में संतोष, बुद्धि और धैर्य का साथ हो तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सफलता का मार्ग बन जाती हैं। मित्रों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।